Hello everyone, it's me Azaz Ali Khan. Today, the topic of our discussion is UK's membership in the European Union and its impact on the parliamentary supremacy in UK. This question is similar to the parliamentary supremacy question, but we have to focus on membership of the European Union specifically. तो इंट्रोडक्शन में हमने एड्रेस करना है स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन डिमांड्स अ डिस्कशन ऑन parliamentary supremacy being affected by UK's membership in the European Union. This essay shall assess how UK became a member of the European Union and what were the challenges that UK faced due to this membership in terms of its key constitutional principle, parliamentary supremacy. It shall also discuss the reasons that made UK withdraw from EU and shall discuss whether Parliament is still sovereign in the UK. बेसिकली इस ऐसे में हमने डिस्कस करना है कि यूके का जो मेंबरशिप है इन द यूरोपियन यूनियन, इसका यूके की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पर क्या इम्पैक्ट था। कुछ केस लॉज हमने वही डिस्कस करने हैं जो हमने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अपने ऐसे में डिस्कस किए थे, और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप का इम्पैक्ट हमने भी इस ऐसे में डिस्कस करना है। सेकंड पैराग्राफ ये आप खुद से एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है कि जनवरी 1973 में यूनाइटेड किंगडम ने 5 अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को ज्वाइन किया इन द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी। बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि यूरोप वाज द ओरिजिन ऑफ टू वर्ल्ड वार्स और काफ़ी तबाही हो गई थी यूरोप में, तो उनको लगा कि हमने एक ट्रेड यूनियन आपस में बनाना है ताकि वार भी दोबारा ना हो और आपस में जो है कोऑपरेशन भी हो। पहले ब्रिटेन ने काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम किया कि आया हमने ये यूरोपियन कम्युनिटी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझा कि इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सकती है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये अल्टीमेटली जो है इसका इम्पेक्ट होगा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन पर, पॉलिटिक्स पर और लॉज पर। यूके की गवर्नमेंट ने काफ़ी एश्योरेंसेस दी अपनी पब्लिक को कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में जो हमारी मेंबरशिप होगी ये पार्लियामेंट के सॉवरेन स्टेटस को जो है इम्पेक्ट नहीं करेगी। उन्होंने उनका फोकस ये था कि जितने भी हमें हर्डल्स हैं हम इनको ऑब्सक्योर करें, इनको ओवरकम करें। उन्होंने उस वक्त डायरेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लिकेशंस होंगी इस कम्युनिटी में मेंबरशिप की उसको कंसिडर नहीं किया था, लेकिन 1967 में लॉर्ड चांसलर ने ये रिकग्नाइज़ किया कि अगर हम कम्युनिटी के मेंबर्स बनेंगे, यूके कम्युनिटी का मेंबर बनेगा, तो कम्युनिटी लॉ जो है वो ऑब्लिगेशंस इम्पोज करेगी। अगर पार्लियामेंट किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन पर डिसाइड करे तो कम्युनिटी लॉ जो है वो यूके पर ऑब्लिगेशंस इम्पोज कर सकती है। दिस इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के कैसे जो है यूके मेंबर बना यूरोपियन यूनियन का। पहले इसका नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, फिर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर जो है ये इसको यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया, और इसके मेंबर्स जो है वो पहले 5-6 मेंबर्स थे, बाद में वो इंक्रीज़ हो गए 27 तक पहुंच गए। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये आप अपने तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्कस करें तो ये एग्जामिनर को एक अच्छा इम्प्रेशन देगा कि इस स्टूडेंट के पास थोड़ा सा बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल सिचुएशन का नॉलेज भी है। कमिंग टूवर्ड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, हमने पार्लियामेंट्री सोवरेंटी के अपने जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस किया था कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में। केल्सन ने इसको ग्रैंड नॉर्म का नाम दिया था यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को ग्रैंड नॉर्म कहा था यूके की कॉन्स्टिट्यूशन का। और ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? द बेसिक रूल अपॉन विच ऑल अदर रूल्स आर बेस्ड। ये केल्सन की थ्योरी आप थर्ड ईयर में जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी में भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर अगर आप सिर्फ वन लाइनर भी जान ले कि केल्सन ने जो है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म कहा था तो इतना काफ़ी है। डाइसी ने डिफाइन किया था पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को एज द वेरी की स्टोन ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, और डाइसी के डिफिनीशन के 3 पार्ट्स है।
The first one is that Parliament can make or unmake any law. The second is that nobody, including courts, can set aside or challenge an act of Parliament. The third one is that no present Parliament can be bound by a past Parliament, and present Parliament cannot bind a future Parliament. बर्मा ऑयल कंपनी वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट में ये हुआ था कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को कंपेंसेशन देनी चाहिए इस ऑयल कंपनी के एसेट्स जो सेकंड वर्ल्ड वार में तबाह हो गए थे, इनको कंपेंसेशन मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट ने वॉर डैमेजेस एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली इनेक्ट किया और इसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन को नलीफाई किया। तो ये डाइसी के जो फर्स्ट लिम है उसको इंटरप्रेट करता है ये केस कि पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ, और पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन भी कर सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मींस विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट इन पास्ट, यानी कि लॉ आज पास हो जाए और कुछ इस तरह केसेस हो जो कि 1 साल 2 साल 10 साल जितनी भी पुराने हो उस पर वो लॉ इम्प्लीमेंट हो सके। तो यूके की पार्लियामेंट के पास रेट्रोस्पेक्टिवली लॉज क्रिएट करने का पावर है कि उनकी एप्लीकेशंस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव हो। द बिल ऑफ राइट्स 1688 established द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एज इट स्टेटेड, कि जब एक कोर्ट ने डिटरमिन कर लिया कि ये एक बिल जो है ये अब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, अब कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो इस एक्ट को इस लॉ को ओवरराइड करे या इसको सेट असाइड करे। एडिनबर्ग एंड डेलकिथ रेलवे कंपनी वर्सेस वाचॉप में फर्दर ये क्लेरिफाई हो गया कि कोर्ट्स ने ये नहीं देखना कि अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये एक प्रॉपर प्रोसीजर से बना है या नहीं बना। अगर दोनों हाउसेस ने इसको पास किया और रॉयल एसेंट इसको मिल गया, अब ये कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। कोर्ट्स डू नॉट नीड टू delve deep into the procedure which was followed. This is also known as the Enrolled Bill rule and is supportive of the second limb of Dicey's definition of parliamentary supremacy. Membership of EU ने काफ़ी challenges pose की to the principle of parliamentary sovereignty in UK। एक था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ। ये दो चैलेंजेस हैं जो कि मेंबरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने यूके की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के लिए पोज किए हैं। Principle of direct effect क्या है? It renders the courts under an obligation to apply the European Union law directly in domestic courts. यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन है वेंजेंट एंड लूस में, जो कि इसके लिए रेफरेंस है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है वो डायरेक्टली अप्लाई होगा इन यूके कोर्ट्स or the cases that are belonging to UK, whereas the principle of supremacy of EU law renders EU law prevalent in case of conflict between domestic law and EU law. कोस्टा वर्सेस एनएल जो है वो इसके लिए रेफरेंस है, यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन का लॉ है और यूके का डोमेस्टिक लॉ है और ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में हो तो ईयू लॉ को प्रिवेलेंस मिलेगी। This is what supremacy of EU law says. In International Handelsgesellschaft case, ECJ gave priority to EU law over domestic law as both conflicted. इंटरनेशनल हैंडल्सगेसेलशाफ्ट केस में ये हुआ था कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ईयू लॉ को प्रिवेलेंस दी थी ओवर डोमेस्टिक लॉ ऑफ यूके जब इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन की लॉ को प्रिवेलेंस दी थी। अकॉर्डिंग टू द डुअलिस्ट नेचर ऑफ यूके, ईसीए 1972 पास किया गया था। मैंने आपको बताया था कि मोनिस्ट स्टेट्स वो होते हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ को अपनी डोमेस्टिक लॉ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की कोई नेसेसरीली नीड नहीं होती, लेकिन यूके एक डुअलिस्ट स्टेट है और वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ की किसी भी ट्रीटी की प्रोविजंस को अपने डोमेस्टिक लॉ में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करना होता है। तो यूके ने यूरोपियन कम्युनिटीज़ एक्ट 1972 को पास किया ताकि वो यूरोपियन यूनियन लॉ को डोमेस्टिक लॉ में इनकारपोरेट कर सके, जिसका सेक्शन 21 और सेक्शन 24 ईसीए के जो है उसने इन दो प्रिंसिपल्स को सिक्योर किया, द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट एंड द सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ। सेक्शन 21 ने डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईयू लॉ को ट्रीट किया, जबकि सेक्शन 24 ने इसको कन्फॉर्मिटी क्लास भी कहते हैं क्योंकि इसने सुप्रीमेसी ऑफ ईयू लॉ को
over any conflicted domestic legislation prevalence دی. As per the essence of parliamentary supremacy and Dicey's third limb of classic definition of the principle of parliamentary supremacy, جو ڈیوٹیز ای سی اے نے کورٹس پر امپوز کی تھی، اس نے ایک چیلنج پوز کیا پارلیمنٹری سپریمیسی کو، اور یہ ایشو جو ہے فیکٹر ٹائم کے کیس میں ہائی لائٹ ہوا. یہ سب سے پہلا کیس تھا جس میں ای یو لا کو پریویلنس اور پریفرنس دی گئی تھی اوور این ایکٹ آف پارلیمنٹ. اور اس میں جو نیشنل لیجسلیشن ہے، مرچنٹ شپنگ ایکٹ تھا 1988 اور ای یو لا کے درمیان کنفلکٹ تھا. تو آپریشن آف مرچنٹ شپنگ ایکٹ یہ تھا 1988، یہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ای یو لا کو جو ہے پریسیڈنس دی گئی. سر ولیم ویڈ ریگارڈڈ دس چینج ایز کانسٹیٹیوشنل ریولوشن ڈیو ٹو بینگ ان کنفلکٹ ود دا کلاسک ڈاکٹرن آف پارلیمنٹری سپریمیسی. فیکٹری ٹائم کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ مرچنٹ شپنگ ایکٹ تھا 1988 جو کہ یو کے کا ڈومیسٹک لا تھا، وہ کنفلکٹ میں تھا ای یو لا کے ساتھ. انہوں نے ای یو لا کو پریویلنس دے دی کورٹ نے اس کیس میں. سر ولیم ویڈ نے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل ریولوشن کا نام دیا کیونکہ یہ پارلیمنٹری سپریمیسی کا جو کلاسک ڈاکٹرن ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھا، کنفلکٹ میں تھا. It can be said to go against the third limb of Dicey's account of parliamentary supremacy. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھرڈ لم ہے ڈائسی کی ڈیفینیشن کا آف پارلیمنٹری سپریمیسی، یہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے کیونکہ 1972 کے پارلیمنٹ نے جس نے یورپین کمیونٹیز ایکٹ پاس کیا تھا، اس نے اصل میں ایکچولی ڈڈ بائنڈ a future parliament of 1988. This could be considered a major blow to the doctrine of parliamentary supremacy کیونکہ ڈائسی نے کہا تھا کہ nobody could challenge or set aside an act of parliament، اور ایک پریزنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فیوچر پارلیمنٹ کو بائنڈ نہیں کر سکتا. However, the principle of parliamentary supremacy is still intact کیونکہ یہ جتنے بھی ایکٹس ہیں یہ پارلیمنٹ کے سیلف امپوزڈ ہے اور پارلیمنٹ ان کو ریپیل بھی کر سکتا ہے. پارلیمنٹ جب چاہے اس کو امپوز کرے، امینڈ کرے یا ریپیل کرے. It is again in the authorities of the parliament. And it was Parliament which through the enactment of the European Union Withdrawal Agreement Act 2020 انہوں نے فائنلی withdrawal agreement کو ریٹیفائی کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سپریمیسی کا ایسنس ہے that lies with the Parliament when it comes to constitutional reality of UK. اپنے ایسے میں آپ تھوڑا سا جو ریزن ہے withdrawal of UK from the EU وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. For a better word count, the reason for the withdrawal of UK from the European Union was that the people of UK considered the membership of EU as a threat to UK's sovereignty. UK کی لوگوں کو یہ لگا کہ یورپین یونین میں جو ممبرشپ ہے یہ یو کے کی سورنٹی کے لیے ایک تھریٹ ہے. کچھ ادر فیکٹرز بھی تھے جس نے یو کے کو کمپیل کیا ٹو لیو یورپین یونین. اس میں سے ایک جو ہے وہ مائیگرنٹس کا ایشو تھا کہ فرام آل اوور یورپ جو ہے مائیگرنٹس آ رہے تھے. یورپین یونین کی لاز اس طرح ہے کہ اس میں نو بارڈر کنٹرول ہوتا ہے، کوئی بارڈر کنٹرول نہیں ہوتا. ایک کنٹری سے جو کہ یورپین یونین کا ممبر ہو، دوسری کنٹری جو وہ بھی یورپین یونین کی ممبر ہو، اس میں آپس میں جو ہے لوگ فری کراس بارڈر موومنٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ ریزن بھی تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ریزن زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سوورنٹی کے لیے جو چیلنج ہے ہمارے لیے وہ ریزن زیادہ امپورٹنٹ ہے. However, the most important one of them was that UK's parliament considered its sovereignty as being compromised due to its membership in the European Union. مین ریزن یہ تھا کہ یو کے کا جو پارلیمنٹ ہے اٹ کنسیڈرڈ اٹس سوورنٹی بینگ کمپرومائزڈ. کچھ ریمیننگ لاز اس طرح ہے ای سی اے کے جو کہ جج میڈ لا کے تھرو انکارپوریٹ ہوئے تھے اور وہ اب تک یو کے میں چل رہے ہیں. وہ اب بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ دوز آر اسٹل اے چیلنج ٹو یو کیز پارلیمنٹری سپریمیسی. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کنونسنگلی ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ اب بھی اختیار ہے کہ جب چاہے ان کو اوور رول کرے، ان میں امینڈمنٹس کرے. جو بھی لاز ان کو لگتے ہیں کہ دے آر اگینسٹ دا انٹرسٹ آف یو کیز پیپل، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ ان کو اوور رول کرے یا ان میں امینڈمنٹس کرے. تو کنکلوژن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ conclusion, the essence of the discussion is that principle of parliamentary supremacy in the UK constitution اس کو challenges تو تھے لیکن supremacy
again lies in the hands of the parliament. In the UK face challenges due to the country's membership in the European Union, but ultimately the power to exercise supremacy lies with the UK Parliament और उन्होंने विड्रॉल एग्रीमेंट को रेटिफाई किया और उनके पास अथॉरिटी है कि वो ओवर रूल करे, अमेंड करे, जो भी रिमेनिंग लॉज है उनको जब चाहे ओवर रूल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। और विड्रावल फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन जो है, इसमें जो कंसर्न्स थे वो ये थे कि यूके को ये लगा कि हमारी सॉवरेंटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। अपने ऐसे में चैलेंजेस सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद अगेन इन द कंक्लूजन हमने इस पॉइंट पर आना होता है और हमारा आर्गुमेंट भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता है कि सुप्रीमेसी जो है वो अगेन इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट है। सो अगेन आई विल से दैट द मेन बॉडी रिमेन्स द सेम। In every question, you need to write your introduction according to the statement of the question, and also your conclusion needs to be written according to the statement of the question, and the discussion of the main body always remains the same. A good technique for examination is that you make headings or bullet points for each of these paragraphs. You need not write these headings in the exam, but these will be for your memorization. It will ease your memorization. Again, I am saying some of my lectures are public while others are private, which will be available to you on membership. If you are interested in getting those lectures and these documents, you can contact me. Thank you. Allah Hafiz.